सबसे बड़ा सवाल आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्या देश की राजनीति का स्तर गटर में ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? यह बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के नेताओं का फोकस प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की उपलब्धियों से ज्यादा विवादास्पद मुद्दों पर है। यहां तक कि फेसबुक के दफ्तर में मां को याद करते हुए मोदी का भावुक होना कांग्रेस को नाटक लग रहा है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी की मां झाड़ू पोछा नहीं करती थी। ऐसा कहकर मोदी अपनी ही मां का अपमान कर रहे हैं। मोदी बेटे का कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं तो मां को अपने साथ रखें। आखिर पीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में मां को क्यों नहीं बुलाया नरेंद्र मोदी ने? जहां कांग्रेस पीएम मोदी पर निजी हमले कर रही है, वहीं मोदी पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। कैलिफोर्निया में भी मोदी ने बेटे, बेटी और दामाद के करप्शन की बात कहकर इशारों इशारों में गांधी परिवार पर हमला किया। इन तमाम बातों के मद्देनजर आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी अपनी गरीबी की मार्केटिंग करते हैं? क्या मोदी की मां पर बोलकर फंस गई है कांग्रेस? क्या निजी हमलों के बीच असल मुद्दे दब गए हैं? इन तमाम मुद्दों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। फेसबुक हेडक्वार्टर में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके जीवन में मां की भूमिका पर सवाल पूछा था। मां का जिक्र करते ही मोदी का गला भराया। बर्तन साफ करना, पानी भरना। भारी आवाज में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे उनकी मां घरों में बर्तन साफ कर सभी भाई बहनों की परवरिश की और कैसे कष्टों में उनका जीवन बीता। मोदी के दिल की आवाज टाउन हॉल में मौजूद सभी लोगों को तो छू गई, लेकिन इधर हिंदुस्तान में मोदी की इसी इमोशनल तस्वीर पर ही सवाल उठ खड़े हुए। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विदेश में अपने परिवार की गरीबी बताकर मोदी ने अपनी मां का अपमान किया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी की मां झाड़ू पोछा नहीं करती थी। विदेशों में रोने की जगह मां का सम्मान करे मोदी। आपकी सम्मानित मां के बारे में कहते हैं कि हम गरीब थे और वो दूसरे लोगों के घरों में काम करती थी। इन्होंने अपनी मां का अपमान किया है। प्रधानमंत्री जी, पुत्र का कर्तव्य पूरा करें। माता जी को 12 साल आपने मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, अहमदाबाद शहर में ही रहते हुए अपने पास नहीं रखा। आप अपने शपथ समारोह में अपनी माता जी को सम्मान नहीं दिया। कृपा करके बाहर रोने की जगह अपना कर्तव्य का पालन करें। शायद इस देश के लोग आपका ज्यादा सराहना करेंगे, ज्यादा सम्मान करेंगे। मोदी पर कांग्रेस ने हमला क्या किया? बीजेपी पूरे तीर तर्कश के साथ मैदान में उतर आई। बीजेपी प्रवक्ता एमजे अकबर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, मां बेटे के पाक रिश्ते पर ऐसी टिप्पणी पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और बेटे के प्यार ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। एक ऐसे पाक रिलेशनशिप को तो राजनीति से अलग रखना चाहिए। जब उनकी आवाज दब गई थी मां की याद में, उसके ऊपर प्रतिक्रिया। अरे कुछ तो शर्म रखो। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मां अपने बच्चे के प्रेम में इतना डूब गई हैं कि पार्टी को भी बर्बाद कर दिया और कोशिश हो रही है कि देश को भी बर्बाद कर दे। मोदी पर कांग्रेस के हमले की वजह सिर्फ मोदी का वो भावुक क्षण नहीं था। दरअसल कांग्रेस को सबसे ज्यादा नागवार गुजरा जब आज सैन होजे के सैप सेंटर में पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दामाद का जिक्र कर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। उसने 50 करोड़ बनाया, उसने 100 करोड़ बनाया। बेटे ने 250 करोड़ बनाया, बेटी ने 500 करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया। चचेरे भाई ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया।
मौसेरे भाई ने फ्लैट बना दिया, ये सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सुन करके कान पक गए कि नहीं पक गए? अब सवाल ये उठ रहा है कि विदेशी मंचों पर जहां सिर्फ निवेश और कूटनीति की चर्चा होनी चाहिए, उस मंच से क्या विवादित मुद्दे पर बोलना सही है? और जिस तरह से विपक्ष पीएम की आलोचना कर रहा है, ऐसे में तो सवाल ये भी उठ रहा है, क्या निजी हमलों के बीच असली मुद्दे दब गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शकील अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। पवन वर्मा जी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और शिवशंकर मुखर्जी स्टूडियो में हैं, आप राजनयिक रह चुके हैं। और हमारे साथ सुकेश रंजन, हमारे इनपुट एडिटर, भी चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। पहला सवाल शकील अहमद जी आपसे है, चूंकि आप लोगों ने ही उन तमाम बयानों पर प्रधानमंत्री जो भावुक हुए थे, खास तौर पर उसको लेकर सवाल खड़े किए और यहां तक कह दिया गया कि मोदी साहब की मां झाड़ू पोछा नहीं करती थी। आनंद शर्मा जी तो तमाम मालूमात करके भी आ गए कि ऐसे परिवार से नहीं है मोदी। तो क्या आप लोगों को यह लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबी की मार्केटिंग कर रहे हैं? शकील जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही। संबित पात्रा जी, आपसे यह मेरा सवाल है, क्यों इस तरह का संकेत जा रहा है? देखिए, ये बड़ा ही दुखद विषय है। मां एक ऐसा शब्द है, और खास करके हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की संस्कृति में, कि उसको राजनीति में घसीट के लाना, इससे बुरा और इससे ओछी हरकत कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए, ये गरीबी पे प्रश्न उठाना, नंबर 1 कि वो गरीब थी या गरीब नहीं थी, आप बताइए कांग्रेस समझ सकती है क्या? और खास करके जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो जानते हैं गरीबी क्या होती है? क्या गांधी परिवार जानती है गरीबी क्या होती है? सोने के पालने में इनका अवतरण होता है, और उसके बाद जब सोने के पालने में ही होते हैं तभी उनकी चरण वंदना होती है कि प्रधानमंत्री का अवतरण हुआ है। उसके बाद वो सोने की सिंहासन की ओर अवतरित होते हैं, वहां वो जाके बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया में वो कहां गरीबी से जूझते हैं जो समझ पाएंगे? बर्तन मांजना, पानी भरना, ये सब क्या होता है, ये कहां से कांग्रेस के लोग समझ पाएंगे? और ये तो जवाब दीजिए, संबित पात्रा जो बात कह रहे हैं कि आप लोग तो गरीबी समझ ही नहीं सकते। सुन लीजिए, जो एक शायद कुछ तकनीकी खामी आ रही है बार बार। हाँ, संबित पात्रा जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं चर्चा आगे बढ़ाता हूं। हाँ, देखिए, सबसे आपत्ति का विषय है, कल रात 11 बजे तमाम लोग जितने पैनल में भी होंगे, और मुझे लगता है हिंदुस्तान के अधिकांश लोग कल टेलीविजन देख रहे थे कि फेसबुक के टाउन हॉल में प्रधानमंत्री क्या रखेंगे विषय। और देखिए, अनायास ही मां का विषय उठाता है, और जिस प्रकार प्रधानमंत्री का गला भर जाता है, साइमल्टेनियसली पूरे हिंदुस्तान के, मैं बता रहा हूं, मैं 4 लोगों के साथ बैठ के देख रहा था, कई लोग रोने लगते हैं, कई लोगों का मन भारी हो जाता है, क्योंकि विषय ही ऐसा था। इसको कांग्रेस कहती है कि नाटकीय भावुकता के साथ प्रधानमंत्री विषयों को रखते हैं। आप बताइए किस विषय को लेकर वो कहां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है इतने निम्न स्तर की राजनीति हमने कभी नहीं देखी है। कांग्रेस को अटैक करने का अधिकार है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, मगर इस प्रकार से अटैक करने का अधिकार? मैं समझ गया आपकी बात। पवन वर्मा जी, जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जो भावुक है, उस पर सवाल खड़े कर दिए गए। देखिए, अगर प्रधानमंत्री एक बेटे भी हैं और भावुक हुए अपनी मां की याद में, तो वो उनका एक निजी रिश्ता है अपनी मां के साथ, ये डिबेट का हिस्सा नहीं बन सकता है। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि बीजेपी अगर इस पर इतना संवेदनशील है जी, तो सैकड़ों बार पहले बीजेपी ने मां बेटे करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तिरस्कृत करने की कोशिश की है। इस तरह की राजनीति बहुत ही स्तरहीन है, और ये हमारे विषय का, डिबेट का विषय बनना नहीं चाहिए। असल मुद्दे हैं हमारे सामने, ठोस मुद्दे हैं हमारे सामने, और वो ये है। नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसने बनाया इसको डिबेट का मुद्दा? किसने बनाया पवन जी? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। दोनों तरफ से इसी तरह के निजी हमले हो रहे हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मैंने आपको उसका जवाब दे दिया, अगर आप सुन लेते मेरी बात, कि पूरे इलेक्शन के दौर लोकसभा के प्रधानमंत्री का अटैक मां बेटे पर था।
वही परिवारवाद की बात ला करके दामाद पे आए, तो किसी को चोट लग सकती है ऐसी बातों पर। अब उनकी मां पर किसी ने कोई टिप्पणी करी या उनके रिश्ते पे, तो बीजेपी को बुरा लगा। मैं कहता हूं ये दोनों राजनीति जो है ये स्तरहीन है। चलिए मैं शकील अहमद जी के पास पर बात करें हाँ। तो फिर अच्छा डिबेट होगा। जी शकील अहमद जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल सुना है आप। जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबी की मार्केटिंग करते हैं। संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि आप लोगों को तो ये पता ही नहीं है, आपके नेताओं को, कि गरीबी क्या होती है। देखिए, गरीबी क्या होती है, इसका कांग्रेस ने गरीबी उन्मूलन के जो काम किए हैं इस देश में, ये संबित पात्रा जी को नहीं मालूम होगा, मगर देश के लोगों को मालूम है कि इस देश के लोगों की गरीबी कम करने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या कदम उठाए हैं 1947 में स्वतंत्रता के बाद से ही, और जिसकी वजह से आज हमारा जीवन स्तर, जो हमारे बदतरीन दुश्मन है दुनिया में, वो भी जब भारत आते हैं तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत के रहने वाले लोगों का जीवन स्तर पिछले दिनों में ऊपर उठा है। जहां तक भावुकता की बात है, निश्चित रूप से माँ बेटे के रिश्ते में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मोदी जी पहले करते रहे हैं, हो सकता है उसका जवाब दिया हो, लेकिन इतने भावुक मोदी जी अगर होते तो जो गुजरात में हुआ और लगभग 2000 से ज्यादा माएं रोई होंगी, 2000 से ज्यादा माओं की गोद सुनी हुई होगी, कितने औरतों का सुहाग उजड़ा होगा, उस पर मोदी जी भावुक नहीं हुए। उनके राज में हुआ, उनकी देखरेख में, उनके शासन में हुआ। तो भावुकता सिर्फ एक वजह कैमरे और टीवी पे भावुकता और निजी भावुकता, निजी जीवन में आप क्या कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री भावुकता नहीं होगी। क्या वो लोग जो शहीद हुए, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं, इसमें आप लोग को आपत्ति क्यों है? क्यों आनंद शर्मा बाकायदा रिसर्च करके आगे, उन्होंने कहा कि मैंने तमाम जानकारी जुटा ली है, मालूमात करके मैं आया हूं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ऐसे परिवार से आते हो कि उनकी मां झाड़ू पोछा करे। पूछना चाहते हैं, यही पूछना चाहते हैं कि 2000 से ज्यादा लोग जो मारे गए, उनके बच्चे भी तो भावुक हुए होंगे। कहीं माएं मारी गई, आदमियों के, बच्चों के, औरतों के पेट काट के बच्चे निकाल लिए गए, उनको भाले पे जवाब दीजिए संबित पात्रा जी। मोदी जी के शासन काल में मोदी जी उस समय भावुक नहीं हुए। और आज रेडियो और टीवी पर रोना और टीवी पे लोगों को कैमरे के सामने करना, मैं उस रिश्ते पे नहीं कर रहा। संबित पात्रा जी, छोटा सा जवाब, फिर मुझे सुकेश रंजन के पास जा रहा है। एक मिनट। वो अपने मामले में भी भावुक होता है, शांत होंगे तब जवाब दूंगा ना। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए उनके शासन काल में, ये शांत होंगे तभी जवाब दे पाएंगे, वरना इन्हीं से कहलवा दीजिए। हाँ नहीं, सुन लीजिए शकील जी, सुनिए, आपको जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा जी, बोलिए। सुनिए, बाकी माओं की चिंता क्यों नहीं? संबित पात्रा जी, अगर मुझको डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं पूरे प्रोग्राम में आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ, आपसे ज्यादा देर तक बोल सकता हूँ। इनका जो बीजेपी बोलते रहिए महोदय, आप ही बोलिए, हमें कोई मतलब नहीं है, कोशिश नहीं कीजिए, कोई मतलब नहीं, आप बोलिए कीजिएगा, जितना आप बोलिएगा हमारा काम होगा। बोलिए करूंगा, आप बोलते रहिएगा और मैं भी बोलता हूँ। हाँ, पता है, जंगल राज तो आप ही लोग का है, पता है, करने की कोशिश नहीं। चलिए ऐसा मत कीजिए कि आप दोनों बोलते रहे, कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। बारी बारी से अपनी बात बोल। शकील जी, आपकी बात पूरी हो गई हो तो संबित पात्रा जी को जवाब देने दीजिए। और भी मेहमान है हमारे साथ करने चले आए, तो मैं भी आपको बोलते समय में नहीं बोलने दूंगा, ये गलत। चलिए मैं अपने बाकी मेहमानों का रुख करता हूँ। एक मिनट, ऐसा मत कीजिए कि आप दोनों एक दूसरे को बोलने ना दे। सुकेश, काम करिए, क्या आपको लगता है कि वाकई गरीबी की मार्केटिंग हो रही है? डिबेट आप इन्हीं के साथ कर लीजिए, आपको भाजपा की आवश्यकता नहीं है, भाजपा को छोड़ दीजिए। हमें आवश्यकता है, आप दोनों प्रवक्ताओं की आवश्यकता है इस तरीके से। शकील भाई, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। शकील भाई आपने अपनी बात रख ली है। संबित संबित इन्होंने क्यों इंटरप्ट किया? मैंने अपनी बात खत्म नहीं की थी, क्यों इन्होंने? शकील भाई, आपने अपनी बात रख दी है। संबित पात्रा को अपनी बात रखने दीजिए, संबित को उसका जवाब देने दीजिए। संबित जी,
शकील भाई ने एक सवाल पूछा कि अपनी माँ को लेके भावुक हो गए। बहुत सारे जो कत्लेआम हुआ गुजरात में उस समय क्या भावुक नहीं हुए थे? कैमरे पे भावुक होते हैं क्या? इसका जवाब आप दे दीजिए। शकील भाई ने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं, मगर शकील जी उम्र में भी मेरे से बड़े हैं। शकील जी ऐसे धमकाइए मत। मैं जानता हूं आप जंगल राज के प्रणेता है, मगर ये नेशनल टेलीविजन में कि मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, ये शालीन भाषा और देखा है। धमकी बंद कर दीजिए। हमारी आदत बिल्कुल मैं कहता हूं कि यही दिक्कत है। जंगल राज यहाँ नहीं चलेगा। इंटरप्ट नहीं कीजिए, मैं भी आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, इसलिए आप इंटरप्ट नहीं कीजिए बीच में। मैंने आपको 2 बार पहले भी टोका है। चलिए ठीक है शकील जी, आपकी बात पूरी हो गई हो तो हम जवाब ले लें, नहीं तो आज पूरी चर्चा इसी पर हो जाएगी कि हम एक दूसरे को बोलने नहीं देंगे। हाँ, तो उनको कहिए कि ठीक है सर, हो गया, काम नहीं करें इंटरप्ट करने। चलिए ठीक है, अब बोलने दीजिए संबित पात्रा जी को जो आपने सवाल खड़ा किया उस पर। संबित। हाँ, जंगल राज हो गया। अब मैं बोल दूं? हाँ, सुनिए, देखिए जहां तक रोने का सवाल है, आप देखिए पैमाना अलग अलग होता है। आपको याद होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के बहुत बड़े नेता है सलमान खुर्शीद, ये कह रहे थे कि जब बटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी ढेर हो गए तो सोनिया जी को नींद नहीं आई, न जाने कितने दिनों तक। वो फूट फूट के रो रही थी, हर दिन वो फूट फूट के रो रही थी। अब सोनिया जी आतंकवादियों को देखकर फूट फूट के रोती हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी का गला रूंध जाता है अपने मां को याद करके तो इनको परेशानी हो जाती है। मुझे लगता है इस पे डिबेट नहीं, इस पे हिंदुस्तान की जनता को डिसाइड करने के लिए छोड़ देना चाहिए। जो स्तरहीन राजनीति करते हैं उनके स्तर को हिंदुस्तान की जनता क्या करती है, और खास करके जब मां जैसे शब्दों पर राजनीति किया जाता है ना, तो मुझे लगता है इसे मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं शिवशंकर मुखर्जी जी से एक कमेंट इस पर लेना चाहूंगा। ठीक है शिवशंकर मुखर्जी जी, आप तो राजनयिक रहे हैं, इससे पहले कभी आपने ऐसा देखा हो कि प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर हो और यहां से विपक्ष के ऐसे हमले हो रहे हो और प्रधानमंत्री भी विदेश के मन से कुछ इस तरह के जवाब दे रहे हो? क्योंकि कैलिफोर्निया में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इशारों में गांधी परिवार पर हमला किया करप्शन के बहाने। देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि हेड ऑफ स्टेट बाहर हो और वो कुछ बोलें और ऑपोजिशन जो अपने देश में है वो उसका विरोध करे। वो अमेरिकन लीडर अगर जाके यूरोप में कुछ बोले जिसका रिपब्लिकन्स जो हैं आपत्ति करें तो वो बोलेंगे। आप बुरा ना माने तो मेरे को तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो सिर्फ अपने फॉरेन पॉलिसी पे कमेंट करने की बात थी, नॉट ऑन इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और ये तो बिल्कुल वही मामला है। लेकिन मैं भाग नहीं रहा इस सवाल से, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ एक देश का नागरिक होते हुए कि ये बिल्कुल सही है कि जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, पब्लिक लाइफ में पॉलिटिक्स में जो राइट टू प्राइवेसी होती है हर एक इंसान की डेमोक्रेसी में, वो उतना कट्टर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने पब्लिक लाइफ चुना है तो आपको सहना पड़ेगा कि लोग आप पे माइक्रोस्कोप, आपके पर्सनल लाइफ पे भी माइक्रोस्कोप रखेंगे। मैं बस इतना कहूंगा कि दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो एक दूसरे पे जो एक्यूजेशंस, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से हमारे देश में एक मेजॉरिटी ये सोचती है कि पॉलिटिक्स का जो पर्सनलाइज्ड अटैक्स का लेवल थोड़ा ज्यादा ही गिर गया है और ये नहीं होना चाहिए। इश्यूज पे ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए। में प्रधानमंत्री के इस दौरे का हासिल क्या है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। जी हाँ, वो बातचीत कहीं दब गई है। सुकेश, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, आपकी राजनीतिक समझ क्या बताती है? क्या गरीबी पर इन दिनों मार्केटिंग हो रही है? क्या आपको लगता है राजनीति में ये चलन देख रहे हैं आप? ये हो गई है और ये आज से नहीं है। इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप जाएं तो जिस समय इंदिरा गांधी ने 70s की शुरुआत में 71, 72 में मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, और तब उनपे वो ऑपोजिशन का शिकंजा भी कसने लगा था। उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। तो गरीब को एक इस तरीके से इस्तेमाल करना कि मैं गरीबों के पक्ष में हूं, वो बात धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब नरेंद्र मोदी जब पिक्चर में आए तो उन्होंने अपने आप को उस तरीके से सेल किया कि मैं एक चाय बेचने वाले का बेटा हूं। ये फॉर्मूला क्लिक कर गया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके बाद चाहे जितने भी लोग हों, आप लालू यादव को सुन ले, बिहार का चुनाव है, मैं उन्हीं लीडर्स तक महदूद रखता हूं अपने आप को। बिहार का चुनाव के मद्देनजर लालू यादव ने कहना शुरू किया कि हम भी गाय का दूध बेचते थे, भैंस का दूध बेचते थे, हमने कभी कहा नहीं। नीतीश कुमार के बारे में कभी नहीं सुना गया कि वो अपने पास्ट को, अपने अतीत को बताएं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, मैं ऐसे परिवार से आता हूं। तो ये एक सेलिंग पॉइंट हो गया कि आप दरअसल, और शकील भाई की पार्टी है, इन्होंने बाद में नारा दिया एक
कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, वो मेजॉरिटी में है गरीब जो है, तो आप उस तक कैसे पहुंचेंगे? आउटरीच करने के लिए कई बार आप ये नारे देते हो और उसके बाद उसको ठीक किया गया, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला बना कि आप गरीबों की बात करोगे तो आप पिक्चर में रहोगे, आप गरीबों की बात करोगे तो गरीब आपको अपना समझेंगे। तो वैसा नरेंद्र मोदी ने किया है कि अपने आसपास उन्होंने एक ऐसा ऑरा बनाया कि एक छोटे से घर का निकला हुआ लड़का, एक चाय बेचने वाला का बेटा, एक जो चाय बेचता था वो लड़का शीर्ष तक पहुंचा है। तो वो उसका इस्तेमाल बहुत बखूबी करते हैं, कई बार उनके जाल में फंसते हैं। मणिशंकर अय्यर आपको याद हो, मणिशंकर अय्यर ने वो सबसे बड़ा मुद्दा दिया कि हमारे अधिवेशन में वो चाय बेचने लायक हैं और वो बूमरैंग कर गया। ये आज का मामला भी बहुत सारी ऐसी चीजें नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी चीजें कही थी। जी जी, इकोनॉमी 60 ट्रिलियन की है कि 2.5 ट्रिलियन की है, उन्होंने साथ बताया। 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इस पे चर्चा नहीं हो रही। आप घेर सकते थे उसको, चलिए, लेकिन शायद वो बूमरैंग कर गया। माँ का मुद्दा उठाना, शकील भाई इसका बेहतर जवाब। आपकी बातों का जो लबो लुबाब है उससे एक सवाल खड़ा होता है शकील जी, अगर 20 सेकंड में आप जवाब दे पाए, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, कि ये जो ब्रांड गरीब है इसका तो आप भी इस्तेमाल करते रहे, फिर इतनी आपत्ति क्यों अगर मोदी भी वही कर रहे हैं तो, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ये टेलीविजन चैनल पे बात करना बहुत आसान है। इसलिए स्टेट है क्या, राज्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट है। इसकी जिम्मेदारी ही है कि लोग जो समाज में पीछे रह गए हैं उनके लिए काम करके उनको ऊपर उठाना, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना, उनको गरीबी से बाहर निकालना। इसलिए, और ये तो अपनी ब्रांडिंग हो रही है कि हम गरीब हैं, हम दूध बेचते थे और हम पान बेचते थे और हम चाय बेचते थे। नीतीश जी ने कहा स्वतंत्रता सेनानी के हम बेटे हैं, तो क्या गलत कहा? स्वतंत्रता सेनानी का बेटा होना गर्व की बात है। लालू यादव जी निश्चित रूप से हम लोग भी जानते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, कि वेटनरी कॉलेज में उनके भाई जो ऑर्डरली कह रहा है, चपरासी कह रहा है, उसके ये थे। नरेंद्र मोदी जी भी बेचते होंगे चाहे, हम उससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने कहा कि गरीबी की बात, वो गरीबी स्तर से देश के ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को ऊपर उठाना। हमारे यहाँ गरीबी थी, हमारे यहाँ आज भी गरीबी है, और ये काम ही है वेलफेयर स्टेट का, लोक कल्याणकारी राज्य का और किसी सरकार का। बिल्कुल, लेकिन गरीबों का कल्याण हो सर, ये भी जरूरी है। गरीब के नाम पर सिर्फ राजनीति ना हो। मैं संबित पात्रा जी के पास भी जाऊंगा सर, ब्रेक के बाद रुकना पड़ेगा हमें। और एक जो बड़ा सवाल है, जो एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, क्या ये इस तरह के जो निजी हमले हो रहे हैं उसमें जो बात होनी चाहिए थी, जो असल मुद्दे हैं वो दब गए हैं? इस पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में अपनी मां को याद करना, भावुक हो जाना, यह कहना कि मेरी मां झाड़ू पोछा करती थी, यह बात नागवार गुजरी है कांग्रेस को। कांग्रेस ने बहुत ही तीखा इस पर हमला किया। बीजेपी का यह कहना है कि यह निजी हमला है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी निजी हमले नहीं कर रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक बयान दिया कैलिफोर्निया में, जरा उसको सुनिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेटे ने 250 करोड़ बनाया, बेटी ने 500 करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया। बेटे ने 250 करोड़ बनाया, बेटी ने 500 करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया। संबित पात्रा जी, मां का जिक्र होता है तो आपको आपत्ति है, लेकिन ये बेटा, बेटी, दामाद, ये तमाम बातें जो विदेश की धरती से कही गई, इशारों इशारों में करप्शन के बहाने गांधी परिवार को जोड़ दिया गया, इसका क्या मतलब है फिर? देखिए, कल भाषण आपने भी सुना है और तमाम देशवासियों ने सुना है, मैंने भी सुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां निवेश के लिए गए हैं, वहां मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के लिए गए हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के इकोसिस्टम के लिए बात करते हुए वो कहते हैं कि यहां से करप्शन हमने हटा दिया है, नेपोटिज्म, रिश्तेदारों को नौकरी में लगाना, रिश्तेदारों को पैसा कमवाना, वो सिस्टम अब खत्म हो गया है। उसमें बड़े जनरल तरीके से कहते हैं बेटा, बेटी, दामाद, चचेरा भाई, मौसेरा भाई। आप बताइए, यहां किसी का नाम नहीं लिया गया। 250, 500, 1000, 1500 करोड़ की बात हुई जनरल टर्म्स में, मगर दामाद की बात हो तो क्या विश्व में एक ही दामाद है? भ्रष्ट दामाद की बात हो तो क्या उसका नाम केवल वाड्रा ही है? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर दामाद कहा जाए कि भ्रष्ट दामाद, उसका मतलब किसी के मन में केवल और केवल अगर भ्रष्टाचार के मामले में खुद इनके परिवार का ही नाम आता है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को चिंतन मनन करना चाहिए। मैं सवाल पूछता हूं, शकील जी से मैं इसका जवाब देता हूं जो आप बात कह रहे हैं। अवधारणा शकील अहमद जी, ये दामाद क्या है, सब लोग ताली बजाने लगते हैं। हाँ, शकील जी। यार कमाल है।
देखिए ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में संवाद है कि हम लोग भी कुछ बोल नहीं सर, सकते मैं आप ही के पास आऊंगा। पवन वर्मा जी, शकील जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ। पूछने वाला हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए ना। और एक बात पूछ लीजिए कि मोदी जी अगर ये कहते कि मेरी पार्टी के अध्यक्ष भी अब चोरी में नहीं पकड़े जाएंगे, हमने वो भी बंद किया है। याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो इनके अध्यक्ष को आप ही लोगों ने कैमरे पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पैसा लेते डिफेंस डील में, इंडियन करेंसी में पैसा लेते और बाकी पैसा डॉलर में मांगते देखा था मोदी जी के पार्टी के अध्यक्ष को। मोदी जी को यह भी कहना चाहिए कि मैंने भी अब अपने पार्टी के लोगों पे लगाम लगा दिया है। मेरी पार्टी का अध्यक्ष भी अब डिफेंस मामले में घूस नहीं लेगा और वो उसका हम लोग भी ख्याल रखेंगे। ये बातें भी कुछ मोदी जी कहते तो लोगों को विश्वास होता कि ये सही काम कर रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा वो ये कह रहे हैं, संबित पात्रा ये कह रहे हैं शकील अहमद साहब कि दामाद शब्द का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसी का नाम तो लिया नहीं था। नहीं, ये बताइए ना कि अगर हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये तो बता दीजिए कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनके पार्टी के अध्यक्ष को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो डिफेंस डील में पैसा लेते हुए आप ही के सारे टीवी चैनल्स ने दिखलाया था। कोई शकील अहमद ने या कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिखलाया था। चलिए पवन वर्मा जी के पास अब मैं जाता हूं। पत्रकारों को जेल भेज दिया तो सारे पत्रकार। पवन वर्मा जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो बोलना चाहिए आपसी तू मैं है, रोक लगा दी है। पवन वर्मा जी, इसमें असल मुद्दे कहां हैं? देखिए, मैं आपसे यही बात कहना चाहता था। संबित जी कह रहे थे कि उन्होंने बेटी, बेटा, दामाद की बात की। अब इतने भी वो न बोले हैं, न या भारतवासी बोले हैं कि उनका इशारा किस तरफ था। खैर, ये उनकी अपनी राजनीति है। अगर इस तरह की राजनीति करेंगे तो प्रतिक्रिया आएगी। ये स्तरहीन राजनीति है। मैं आपसे सिर्फ 2-3 सवाल रेज करना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझसे पूछा है। असल मुद्दे ये है कि जब प्रधानमंत्री बार बार विदेश जाते हैं तो उनमें से उसमें हासिल क्या होता है? वो साउथ कोरिया गए, वो ऑस्ट्रेलिया गए, वो जर्मनी गए, वो अमेरिका गए, वो चाइना गए। बहुत से हमारे पास उनके क्लेम्स आए कि अब निवेश इतने बिलियन डॉलर आएगा। सवाल पूछना चाहिए कि कहाँ है वो डॉलर? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में और इस वक्त आसान हुई है कि नहीं है? जो निवेश करने वाले ये पूछ रहे हैं कि हम तो अगर मान लीजिए करना भी चाहे निवेश, तो आपके यहाँ माहौल बना हुआ है आर्थिक स्तर पर उस तरह का कि नहीं? दूसरी चीज उन्होंने वहां पे कही कि मैं चाहता हूं कि सरकार हो ही ना, मिनिमम गड़बड़ हो। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये हकीकत है कि 6000 फाइलें प्रधानमंत्री के ऑफिस में आज क्यों पड़ी हुई हैं? इस तरह का एकीकरण है कि सरकार ही सरकार भावी है और सारे बॉटलनेक्स और रेड टेप चलते चले जा रहे हैं। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जो इस वक्त उन्होंने कहा कि मैं 30 घंटे और 15 दिन लूंगा अपने सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए। जी देखिए, मेरे पास कागज है। पिछले 18 महीने में अप्रैल टू जून 2014 और अप्रैल टू जून 2015 एग्रीकल्चर में गिरावट 2.6 से 1.9, इंडस्ट्री सेक्टर में गिरावट 7.7 से 6.5, माइनिंग सेक्टर में गिरावट 4.3। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया पवन जी। सर्विसेज सेक्टर में जी मतलब हर जगह मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं शिवशंकर मुखर्जी जी। एक सवाल ये है कि अगर इस तरह के हालात हैं, प्रधानमंत्री अगर विदेश में जा रहे हैं, तमाम देशों की यात्रा कर रहे हैं, तो क्या ये चीजें बेहतर नहीं होंगी? उसमें से सिर्फ नकारात्मक चीजों को हम क्यों देखें? देखिए, प्रधानमंत्री जिक्र भी किया था ब्रेक में, आप कह रहे थे कि डिजिटल रेवोल्यूशन की बात अगर हम करते हैं उस दिशा में एक बढ़िया कदम हो सकता है प्रधानमंत्री अगर वहां गए हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन ही नहीं, पवन जो कह रहे हैं, जो आखिर में उन्होंने कहा उससे मैं सहमत हूं कि अगर मसलन अगर पूंजी निवेश की बात हो तो जितना भी प्रधानमंत्री रीएश्योर करें बड़े बिजनेस को बाहर जाके कि भारतवर्ष में ये गुण हैं जिसके वजह से आपको निवेश भारतवर्ष में करना चाहिए, उसके साथ साथ वो पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, वो माहौल बनाने पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो साथ साथ पॉलिसी रिफॉर्म भी होने होंगे। इसमें तो कोई असहमति की बात है ही नहीं। लेकिन पहले जो उन्होंने कहा उससे मैं वो मेरे साथी हैं, डिप्लोमेटिक कॉलीग थे,
लेकिन आई विल डिफर ऑन दैट, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछले 15-16 महीने में जितने टूर्स किए हैं विदेश में, मेरे ख्याल में उनका एक थीम है, एक उद्देश्य है जो कि देश के हित में है। वो जो बाहर जब प्रधानमंत्री हाईएस्ट लेवल के जो हमारे फॉरेन विजिट्स होते हैं, उसमें उद्देश्य होता है या तो देश के स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी का, या आर्थिक डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक, कमर्शियल, डिफेंस, सिक्योरिटी। तो हर एक विजिट में इन सब मुद्दों का या कुछ इनमें से उनका प्रेजेंस था जी। और जो विजन दिखाया है प्रधानमंत्री ने, जो आफ्टर ऑल वो हैं हमारे देश का जो ब्रांड है उसके सबसे ऊंचे ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ साथ सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं है जो एड्स कर रहे हैं, नहीं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रांड मोदी या ब्रांड इंडिया? क्योंकि आरोप ये भी लग रहा है, ब्रांड मोदी, ब्रांड मोदी को मजबूत करने की ब्रांड इंडिया ही ब्रांड है, ब्रांड इंडिया ही ब्रांड है, ब्रांड मोदी उसका ब्रांड एम्बेसडर है। और साथ साथ देखिए, एक तो है प्रोडक्ट और एक उसकी मार्केटिंग। सवाल है आपसे, तो प्रोडक्ट में भी उनका हाथ है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, और प्रोडक्ट को उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। यही सवाल आपसे और मार्केटिंग भी उन्हीं को करना है सबसे ज्यादा। ये एक सवाल ये भी खड़ा होता है, कहा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रांड मोदी को मजबूत करने में ब्रांड इंडिया कमजोर कर रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, बड़ी हैरत की बात है ना। देखिए, दो नेता, दो बड़े नेता, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, दोनों विदेश में हैं, दोनों ही यूएस में हैं, लेकिन हम चर्चा यहां कर रहे हैं कि वो वहां एस्पेन गए थे कि नहीं। और नरेंद्र मोदी ने अगर मां के लिए कुछ भावुक हो गए तो हम उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि ये नाटक है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थी उसको बदल दिया है। लाख उनकी आलोचना हो रही है कि वो फॉरेन सॉइल पे जाके आखिर इंडियन पॉलिटिक्स को क्यों डील करते हैं। शिवशंकर मुखर्जी साहब कह रहे हैं कि वहां जाके वो अश्योर करे लोगों को कि भाई भारत में आपको वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी, ये बदला हुआ भारत है, आप हमारे देश पे आए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन भारत में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार दामाद कर रहा है। और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि दामाद पे जब भी हमला हुआ है तो रॉबर्ट वाड्रा पे हमला हुआ है, तो नाम भले ना ले लेकिन वो इशारा रॉबर्ट वाड्रा की तरफ करते हैं। जब वो आयरलैंड में होते हैं तो संस्कृत की बात करते हैं और साथ में जोड़ देते हैं कि अगर देश में कोई संस्कृत में बोलता तो हो जाता सेकुलरिज्म पे खतरा। तो आखिर वो बार बार इस तरह की बात छेड़ते क्यों हैं? और शायद इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं फंस जाती है। जैसे मुझे आज चाहे कुछ भी कर ले शकील भाई, वो बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, गुणी प्रवक्ता हैं, लेकिन बीजेपी के इसमें फंस गई है कांग्रेस। वो बूमरैंग करता है कई बार कि आखिर मां पे क्यों सवाल उठाया भाई? आपके पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसपे आप नरेंद्र मोदी को घेर सकते थे, शकील अहमद, लेकिन शायद मां में उलझ के रह गए। चाय वाला जो बयान था जिस पर मणिशंकर अय्यर ने बात कही थी और कैसे वो चीज पलट के आई, कहीं वही मसला ना हो जाए? सुकेश जो बात कह रहे हैं। नहीं, मैंने तो सवाल किया है कि मां के मामले में कोई भी भावुक हो सकता है, लेकिन जरा ये पूछिए कि जब हजारों लोगों की माएं रोई थी गुजरात में मोदी जी के शासनकाल में, हजारों बच्चे मारे गए थे मोदी जी के शासनकाल में, उस समय मोदी जी भावुक क्यों नहीं हुए थे? और संस्कृत का उनका आयरलैंड का बयान ये और शर्मनाक है कि जिस देश में मरियम नाम की एक बच्ची को गीता पढ़ने में 900 लड़के लड़कियों में प्रथम पुरस्कार मिला था, और शायद मुझको याद है कि जब उसने मेरे जैसे छोटे आदमी के साथ एयरपोर्ट पे मुलाकात हो गई थी, फोटो खिंचवाया था, शायद प्रधानमंत्री के यहाँ भी गई थी। और इसी देश की मुस्लिम बच्ची है मरियम, जिसने 900 लोगों में गीता पढ़ने में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, और इसी देश का प्रधानमंत्री विदेश की धरती पे जाके कहता है कि संस्कृत में अगर भारत में पढ़ते तो सांप्रदायिकता का मामला आता, इसलिए संस्कृत को भी प्रधानमंत्री किसी धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात विदेश की धरती पर और क्या हो सकती है कि जो प्रधानमंत्री इस देश की एक बच्ची की प्रशंसा करता है, जवाब लेता हूं संबित पात्रा जी, संस्कृत में गीता पढ़ने पर और प्राइज जीतने पर वो संबित पात्रा जी, वो यहाँ तो इसलिए प्रधानमंत्री विदेश में आपको जाते नहीं लगता है कि विदेश की धरती से जिस तरह के बयान दिए जाते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी साहब जो ये बातें कहते हैं ये गैर जरूरी है? बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस के उस बात का जवाब दूं जो 4-5 बार 2002 इतने बच्चे मर गए, इतनी माएं मर गई, ये जो बताया गया है। देखिए, आपको याद है 1984 में जब इंदिरा जी का देहांत हुआ तो राजीव जी ने कहा क्या होगा, बड़े पेड़ को गिरना पड़ेगा, और न जाने कितनी महिलाएं बेवा हो गई, न जाने ये कौन है, ये कौन है, बीच में मैं कभी नहीं बोल रहा था,
ये जंगल राज कौन शुरू कर रहा है बीच में? मैं बिल्कुल जंगल राज में विश्वास नहीं करता हूं। आप अपने अपने समय में जंगल राज करिए, मेरे समय में जंगल राज बिल्कुल मत करिए। आप देखिए 1984 में जब बड़ा पेड़ गिरा था, आप अपनी भाषा पर थोड़ा नियंत्रण रखिए समृद्ध जी। बच्चे चले गए थे, कोई मैं बिल्कुल नियंत्रण है, आदर पूर्वक कह रहा हूं, जंगल राज डिबेट में मत करिए। रेस्पेक्टफुली सर, आई सबमिट टू यू हम्बली, प्लीज। आप ये जंगल राज आप लोग आपस में करिएगा। बीजेपी को जंगल राज पसंद नहीं है, बिल्कुल प्लीज। आप ये आप बहुत प्रयोग कर रहे हैं वो गलत है। आप ये कह सकते हैं कि मगर ये लालू जी के साथ रह के थोड़ा देखिए, लालू जी के साथ रह के आपको भी असर पड़ने लगा। हम अपने विषय पे रहते हैं। अब जो बात आपसे सवाल जो पूछा गया उसका जवाब शांत रहेंगे, इनको बोलिए शांत रहेंगे। लिस्ट से पता चल गया है, मैं जवाब सबसे ज्यादा क्रिमिनल कैंडिडेट्स आपकी लिस्ट में। देखिए लालू जी के साथ रह के इतने अच्छे आदमी का क्या हाल हो गया, बताइए बिहार का क्या होगा? आप शांत हो जाइए, मैं जवाब दे देता हूँ। 1984 में क्या किया माओ का, बच्चों का 3,000-4,000 हमारे सिख माओ का। सर देखिए, सबके पास तमाम उदाहरण है। आज के विषय पर हम चर्चा करते हैं। नहीं है समित पात्रा जी। हाँ देखिए, दूसरा विषय संस्कृत का है। मैं बोलता हूं संस्कृत के लिए आप लोग आज जो ये आंसू छलका छलका के डिबेट में रो रहे हैं ना, अरे वंदे मातरम में डिबेट में गा दूंगा तो प्राण पखेरु फड़फड़ फड़फड़ करने लगेंगे कि देश का सेक्युलरिज्म जो है खतरे में आ गया है। तुरंत 8 बजे भी डिबेट करो कि सेक्युलरिज्म को कैसे बचाया जाए। ये क्या कर दिया, वंदे मातरम गा दिया, वंदे मातरम गाने बोल दिया, और यहां बोल रहे हैं कि संस्कृत तो पूरा हमारा भी भाषा है, हमको भी बहुत संस्कृत बोलने का मन कर रहा है। ये सब हिपोक्रेसी नहीं चलने वाला है। अब रोज तो शाम को संस्कृत को और सेक्युलरिज्म को बचाने हमें टीवी में आना पड़ता है ना। ये हिंदुस्तान की जनता अब समझ गई है कि आप लोगों का ये नाटक अब नहीं चलने वाला है। नहीं, लेकिन नाटक तो दोनों तरफ से हो रहा है। सुकेश, सवाल कुछ भी पूछा जाए, सबके पास अपने अपने उदाहरण है और तमाम एग्जाम्पल ऐसे रख दिए जाते हैं, ऐसा लगता है बाकी अगला जो है पाक साफ है पूरी तरीके से। नहीं, आप देख ही रहे डिबेट में क्या है कि इसको कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। दरअसल मुद्दे पे डिबेट हो नहीं सकता। नरेंद्र मोदी भी वहां गए हैं, जो मुद्दे थे वहां से डाइवर्ट हो गया पूरा मसला। तो ये तो होगा। देखिए, हम्बल ओरिजिन के हम हैं, ये एक राजनीति में आज की जरूरत हो गई है, और ये तब से शुरू हुआ, पिछले 2-3 सालों में ज्यादा हो गया कि आप अपने आप को उस ओरिजिन का बताइए जिससे लोग आपसे जुड़े, आपको लोग भ्रष्टाचार से दूर रखें। मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, सबसे पहली बात। मैं बड़ा आम आदमी हूं, वो दूसरी बात। मैं गरीब आदमी हूं, तीसरी बात जो मैंने पहले भी कहा था कि हर आदमी, ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी वो पिछले कुछ दिनों में खत्म हुई है। और उसी का एक उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं, वो अपनी बात पे कायम रहते हैं, कुछ लोग उस ट्रैप में फंसते हैं, और पूरी चर्चा जो है इस दौरान डिरेल हो जाती है। जो होनी चाहिए वो होती। तो ये नई चीज है क्या शिवशंकर मुखर्जी जी? आप तो चीजों को बहुत लंबे अरसे से देख रहे हैं, कई देशों में आप रहे हैं। ये क्या नई बात हम देख रहे हैं, नई तरह की राजनीति देख रहे हैं, या पहले भी होता है ऐसा? देखिए, मेरे ख्याल से दूसरे देशों में और हमारे देशों में ऐसे मोमेंट्स हुए होंगे, लेकिन मैं इनसे सहमत हूं। मेरा डिसअपॉइंटमेंट इस चीज में है, जैसे इन्होंने कहा कि आयरलैंड में उन्होंने संस्कृत की बात की और यहां पर ये जो डिबेट डाइवर्ट हो रहा है, ये हो रहा है। मैं इसका राइट्स एंड रॉन्ग्स ना डिबेट करते हुए, इसका कोई साइड ना लेते हुए, सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे एक लाइफ लॉन्ग डिप्लोमेट क्योंकि मैं था, इस चीज की डिसअपॉइंटमेंट है कि मेन सब्जेक्ट्स जो हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो बिल्कुल साइडलाइंस पे चली गई हैं और डिबेट इन चीजों पे हो रही हैं जो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसमें नहीं। लेकिन सर, एक सवाल है, आप ही से मेरा ये सवाल है, लेकिन प्रधानमंत्री भी तो विदेश के दौरों पर जब वहां की जमीन से हमले करते हैं विपक्षी पार्टियों पर, बार बार करप्शन का जिक्र करना या बाप बेटी दामाद वगैरह जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, कहीं ना कहीं क्या उस चीज को बढ़ावा नहीं देते हैं कि पूरी बहस जिस मुद्दे पर होनी चाहिए कि उस विदेशी दौरे का हासिल क्या है, उसकी बजाय कुछ और बात होने लग जाती है? फिर जो नतीजा जो है, यस, मैं इससे एग्री करूंगा, नतीजा जो है वो ना होना चाहिए था। पवन वर्मा जी, क्या वो बयान भी गैर जरूरी था? आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। मैं तो ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री को जब बाहर जाएं, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंदरूनी राजनीतिक कटुता बाहर नहीं जानी चाहिए। ये बहुत पुरानी राजनयिक परंपरा रही है जी। पर वो बार बार ये हुआ है कि जब वो बाहर गए, उन्होंने कोई ऐसी विवादित टिप्पणी की है जिस पर इन चीजों पर बहस छिड़ जाती है, और जो असल मुद्दे हैं जहां पर असफलता बहुत साफ दिख रही है, उनके कई विदेश यात्राओं के बावजूद जी
उस पर चर्चा हो नहीं पाती। चलिए, बिल्कुल छोटा जवाब संबित पात्रा जी, 20 सेकंड में सर, वक्त नहीं है। क्यों जानबूझकर फिर आप ही लोग डिरेल कर देते हैं पूरे मसले को? प्रधानमंत्री जो बढ़िया काम कर रहे हैं वो भी नहीं पता चल पाएगा फिर जनता को। देखिए प्रधानमंत्री विदेश में गए, किस प्रकार का उनका रिसेप्शन रहा, किस प्रकार का रुतबा हिंदुस्तान का रहा, कैसा भावुक क्षण रहा पूरा, ये मुझे और आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। टेलीविजन के माध्यम से एक एक बच्चा हिंदुस्तान का देख रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं, हिंदुस्तान में भी और बाकी जगह भी परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है उनको बरनौल की आवश्यकता है, ज्यादा कुछ। चलिए, फिर संबित पात्रा जी आप किसी और तरफ चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त नहीं है, नहीं तो शकील जी आपको जरूर जवाब देते इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि जो विदेश के दौरे होते हैं उनका हासिल क्या है वो भी जनता को पता चले, ना कि इस तरह के आपसी तू-तू मैं-मैं में पूरा मसला